नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। देखिए, ये हमारा एससीएस डेली क्विज चैनल है, इसमें डेली क्विज होती है, बिल्कुल फ्री में, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज करके अगर आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई। इसमें आप स्टोरी सेक्शन जरूर देखते रहा करिए, प्लस इसमें हाईलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आती रहती है, इनको जरूर फॉलो करते रहिए। क्या हाल है साथियों, मैं विकास तोमर आपके अपने ट्रस्टवर्दी चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे आज आपको समक्ष लेके आ गए 30 सितंबर करंट अफेयर हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में यूपीएससी अदर स्टेट पीसी एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आज का हमारा सेशन। देखिए, ये हमारे पेड ग्रुप ज्वाइन करने के लिए ये नंबर्स हैं 8564880530 9696026089 पे आप लोग कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। सोशल मीडिया के हमारे हैंडल्स हैं, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, सब कुछ ग्राम है। आप लोग ओनली करंट अफेयर स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज ये लिख कर सर्च करिए, फ्री में ज्वाइन करिए। सारे नोटिफिकेशन और पेड पीडीएफ की पिक्स भी फ्री में यहाँ पे आप लोग को प्रोवाइड करी जाती है। ठीक, जो टॉपिक्स हमारे हैं प्रीलिम्स और मेंस में आ सकते हैं वो हैं ये वाले। गवर्नमेंट जो एड है, ठीक ना, सरकारी जो सहायता मिलती है वो कोई जो है मौलिक अधिकार नहीं है। फंडामेंटल राइट किसने कहा है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। ठीक, दूसरा टॉपिक है मेघालय एंटरप्राइज आर्किटेक्चर प्रोजेक्ट, मेघालय उद्यम स्थापत्य परियोजना, मेघिया करके नाम है इसका। गवर्नमेंट ने जो है मैंडेटरी कर दिया है कि जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कोड्स होते हैं वो कंपनी को अपडेट करना अनिवार्य है। ठीक, ये क्यों अभी किया गया है इसके बारे में भी देखेंगे। हर्बिसाइड टॉलरेंट राइस वैरायटी, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक जो है ये एक तरीके का आविष्कार कह सकते हैं या जो भी है। हर्बिसाइड टॉलरेंट राइस वैरायटी बना दी गई, इससे काफ़ी ज़्यादा जो है फ़ायदा होने वाला है। क्या फ़ायदा है अभी देखेंगे विस्तार से। लैंडसाइट 9 सैटेलाइट नासा की है ये। ठीक, लैंडसाइट 9, ठीक है ना, यानी कि लैंडसैट और भी 1 से 8 तक गए होंगे पहले नासा के द्वारा। क्या है चीज़ देखेंगे। ठीक, आज का महत्वपूर्ण दिवस जो है वो है अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस। ठीक, ट्रांसलेशन डे है आपका अंतर्राष्ट्रीय। ठीक, जैसे कि हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन, इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन, ये वाली चीज़ है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है जीएस पेपर 2 का पहला टॉपिक। गवर्नमेंट एड फंडामेंटल राइट नहीं है, ऐसा कहा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि कई सारे ऐसे संस्थान हैं, ठीक है ना, इंस्टीट्यूशन है, और यहाँ पे जैसे बात जो हो रही है वो हो रही है माइनॉरिटी जो है उसकी इंस्टीट्यूशंस की। आर्टिकल नंबर 30 आप लोगों ने पढ़ा होगा, जिसमें ये कहा गया है कि जो है माइनॉरिटी जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, अल्पसंख्यक संस्थान जो होते हैं, वो अपना शैक्षिक संस्थान बना सकते हैं और स्थापित कर सकते हैं और उसको जो है एडमिनिस्टर कर सकते हैं अपने अनुसार। ठीक, तो उसी में ये भी कहा गया है कि जो है आपका जो गवर्नमेंट है अगर वो शैक्षिक संस्थान अधिग्रहण कर रहे हैं, एक्वायर कर रहे हैं, तो वो उनको ठीक ठाक पैसे देंगे, और जो सरकार है उनको जो है डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी ऐसे अल्पसंख्यक संस्थानों को, ये कहा गया है। ठीक, आर्टिकल 30 आता तो फंडामेंटल राइट में है। ठीक, पार्ट 3 आपका जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। तो यहाँ पर जो है ये केस चल रहा था भाई साहब, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने यहाँ पे चैलेंज किया था इलाहाबाद हाई कोर्ट को कि जो है 2018 वाले एक निर्णय को। ठीक है, और उसमें ये था कि रेगुलेशन 101 फ्रेम किया गया है इंटरमीडिएट एजुकेशन एक्ट 1921। ये मतलब इसके निर्णय इसके ऊपर दिया गया था इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा, उसको चैलेंज किया था उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऐसा है कि भाई साहब ये जो निर्णय दिया था इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गलत है। कोई संस्थान ये नहीं कह सकता कि गवर्नमेंट हमें एड देगा ही देगा क्योंकि ये फंडामेंटल राइट है, या फिर गवर्नमेंट कोई अनुदान देगा, ग्रांट देगा, तो वो कंडीशन हम बताएंगे और गवर्नमेंट को देनी क्योंकि वो हमारा फंडामेंटल राइट है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक, गवर्नमेंट ग्रांट दे रही है तो वो उसका जो है अपनी कंडीशन कुछ रख रही है, तो वो उसका अपना जो है एक नीतिगत फैसला है, पॉलिसी वाला फैसला है। ठीक, और वो अगर उस अनुदान को या फिर वो वापसी कुछ चाहता है उससे या कुछ भी है, तो वो उसका जो है अपना प्रेरोगेटिव है गवर्नमेंट का। ये कोई मौलिक अधिकार नहीं है, चाहे आप अल्पसंख्यक संस्थान भी हो, तो आप ये नहीं कह सकते कि हमें मिलेगा ही मिलेगा।
ठीक, तो ये सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर ये सारी चीज़ें बताई हैं। ठीक है, देखिए यही है व्हाट सुप्रीम कोर्ट सेड। तो यहाँ पर ये इंस्टीट्यूशन को अगर मिल रहा है पैसा तो वो जो भी कंडीशन है रख रही है गवर्नमेंट वो मानना पड़ेगा। डिसीजन या ग्रांट एड देना है कि नहीं देना है ये जो है गवर्नमेंट का नीतिगत फैसला है, पॉलिसी का फैसला है। ठीक, मतलब ये पॉलिसी का जो है उसका डिसीजन है। ये नहीं है कि जो है वो खुद भी ये कहने लगे कि नहीं नहीं हमको तो भैया फंडामेंटल राइट है, दे मिलना चाहिए। ठीक, आर्टिकल नंबर 30 क्या कहता है, आपका पहले तो अडॉप्ट किया गया था दिसंबर 8, 1948 को। ये कहता है कि भैया माइनॉरिटी कम्युनिटी जो है इक्वलिटी वाले प्रिंसिपल के आधार पर अपना एक शैक्षणिक संस्थान बना सकते हैं, एडमिनिस्टर कर सकते हैं उसे। 1A में कहा गया है कि अगर अधिग्रहण करती है गवर्नमेंट तो ठीक ठाक पैसे उनको दिए जाएंगे। ठीक, और डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, आर्टिकल नंबर 30 के सब क्लॉज 2 में ये कहा गया है। ठीक है, पूरी मेन चीज़ समझ में आ गई ना आपको कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि शैक्षिक संस्थानों के लिए जो गवर्नमेंट की तरफ से एड दी जा रही है वो मौलिक अधिकार नहीं है। अब इसी को रीफ्रेश करके यूपीएससी या फिर अदर स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन को पूछ सकते हैं आपसे, तो आप इसको जो है आप करंट अफेयर से लिंक करके इसको आप कर लेंगे ना, ये चीज़ है मेन। ठीक, मेघालय इंटरप्राइज आर्किटेक्चर प्रोजेक्ट यानी कि मेघालय उद्यम स्थापत्य परियोजना। अब ये जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जो मिनिस्टर हैं अश्वनी वैष्णव जी और कोंकाल सगमा, ये चीफ मिनिस्टर है मेघालय के, इन्होंने लॉन्च किया है मेघिया। ठीक, अब मेघिया ये वैसे ही है जैसे कि आपका था इंडिया का जो है इंडिया करके था। ठीक, इंडिया एंटरप्राइज आपका आर्किटेक्चर 2018 में लॉन्च किया गया था, उसी के तर्ज पे ही ये मेघिया भी अभी लॉन्च किया गया है। और ये इनिशिएटिव जो है 6 पिलर पे है। एक्चुअली अगर इसको आप ध्यान से सुने तो पढ़ें अगर मेघालय एंटरप्राइज आर्किटेक्चर प्रोजेक्ट, तो ये एक तरीके का ई गवर्नेंस, डिजिटल गवर्नेंस बढ़ाने के लिए, क्योंकि देखो नेशनल ई गवर्नेंस जो आपका है ई गवर्नेंस डिवीज़न, वो भी आपकी जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वहीं देखती है। तो यहाँ पर भी मेघिया ओवरऑल बता दे रहा हूँ, ई गवर्नेंस के जरिए मेघालय में उद्यमिता और क्या क्या चीज़ें बढ़ावा देनी है वो सारी चीज़ें होनी है डिजिटल गवर्नेंस के जरिए। ये मेन यहाँ पर फोकस है। 6 पिलर हैं इस इनिशिएटिव के मेघिया के। शासन यानी गवर्नेंस, ह्यूमन रिसोर्स यानी मानव संसाधन, एंटरप्रेन्योरशिप यानी उद्यमिता, प्राइमरी सेक्टर यानी कि प्राथमिक क्षेत्र, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एनवायरनमेंट यानी कि बुनियादी ढांचे और पर्यावरण, एंड इन्विजन टू मेक मेघालय हाई इनकम स्टेट बाय 2030, उच्च आय वाला एक राज्य बनाना। ये 6 पिलर हैं मेघिया के जरिए होने। मेघिया क्या है, आपका ई गवर्नेंस की पूरी मदद के जरिए ये सारे पिलर जो है पावर मतलब मिलने के लिए प्रयत्न करेगा। प्रोजेक्ट का एम ये है कि सर्विस डिलीवरी शासन जो भी है पीपल को लिए अच्छे से अच्छे करो यूजिंग पावर ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी। ठीक, ये चीज़ यहाँ पे बताई गई है। फाइनेंस सोल्यूशन आर्किटेक्चर ये सारी चीज़ें का है। नेशनल ई गवर्नेंस डिवीज़न जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के अंतर्गत आता है, उसी ने ये मेघालय स्टेट के साथ मिलके स्टेट गवर्नमेंट की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए 5 करोड़ रुपए का भी यहाँ पर जो है एक वित्तीय सैंक्शन भी कर दिया है। इंडिया भी जो है करके यहाँ पे 2018 में लॉन्च किया गया था। डिज़ाइन इम्प्लीमेंटेशन सेम उसी तरीके का है। इंडिया में भी जो है आपके ये होलिस्टिक आर्किटेक्चर पूरा बनाना था और डिजिटल मतलब टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए 8 रेफरेंस मॉडल थे इंडिया में। यहाँ पे मेघिया में कितने 6। ठीक, इंडिया में जो थे वो थे बिजनेस एप्लीकेशन, डेटा टेक्नोलॉजी, परफॉर्मेंस, सिक्योरिटी, इंटीग्रेशन, आर्किटेक्चर, गवर्नेंस। ठीक, और इसमें क्या सपोर्ट जो है मिलेगा डिजिटल गवर्नमेंट गोल्स के जरिए। ठीक, जो मेघिया किया गया डिजिटल गवर्नमेंट गोल्स के जरिए कैसे मेघिया को कंसीव किया गया है, ये सारी चीज़ें हैं जानने वाली चीज़ कि आईसीटी जो है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की जो भी इनिशिएटिव है उन सबको कोऑर्डिनेट करो एक साथ। ठीक, और फिर जो है इसके जरिए इन्वेस्टमेंट ऑप्टिमाइज कॉस्ट करो, कम कॉस्ट में आईटी प्लानिंग करते हुए एक अम्ब्रेला के अंतर्गत लाते हुए बेटर रिटर्न्स निकालो। ठीक,
और इस परियोजना के परिकल्पित प्रभाव क्या है, इम्पैक्ट क्या हो सकते हैं भाई, अच्छे से अच्छे इम्पैक्ट हैं होंगे। ठीक, प्रिपरेशन विज़न का हम प्रिपरेशन कर लेंगे, रोड मैप तैयार करेंगे मेघा विज़न का, जिसके अंदर जो है 3 चीज़ें होंगी, कनेक्ट, कोलैबोरेट और एम्पावर। कनेक्ट, कोलैबोरेट और एम्पावर। कनेक्ट किसे करना है, सिटीजन्स को कनेक्टेड बनाना है। कोलैबोरेट यानी कि आपका सहयोग किसके साथ करना है, गवर्नमेंट्स के बीच में जो है दक्षतापूर्ण सहयोग होना चाहिए। एम्पावर किसे करना है, आपका सिटीजन डिजिटली इनेबल्ड होना चाहिए, डिजिटल लिटरेसी उनको आनी चाहिए। ठीक, और इसी के जरिए जो है रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन लाना है, बिल्कुल एक पूरी तरीके से जो है चेंज लेके आना है, और री इंजीनियरिंग करना है, पुनः अभियंत्रण करना है और डिपार्टमेंट प्रोसेस को। ठीक, वहीं डिजिटल के ऊपर जाना है चीज़ें, अप्रोप्रिएट अडॉप्ट भी करना है, अपना जो है अपनाना है किन किन चीज़ों को, आधार, उमंग, डिजी लॉकर, एनसीओजी और ई साइन को, ई सिग्नेचर को। ठीक है, अगला जो हमारा टॉपिक है, गवर्नमेंट ने ये कहा है कि जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड होते हैं, सभी कंपनियां जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करती हैं तुरंत अपडेट करें। अभी संदर्भ ये है कि आपका मुंबई में, महाराष्ट्र में क्या है कि 3000 किलो की हेरोइन पकड़ी गई थी, जो ड्रग्स होती है वो वाली हीरोइन। ठीक, 3000 किलो की कोई हीरोइन नहीं पकड़ी गई, इतनी ज़्यादा वेट की नहीं थी कोई भी हीरोइन। तो ये चीज़ है, 3000 किलो की जो ड्रग्स है हीरोइन वो पकड़ी गई है, और ये इंपोर्ट करी गई थी एक्चुअली। अब इंपोर्ट करने के लिए एक कंपनी थी जिसका नाम था एक से आशाही, क्या नाम था इसका, हाँ, आशी ट्रेडिंग कंपनी। अब यहाँ पर वैसे तो इंडियन गवर्नमेंट ने बोला था कि अप्रैल में और जून में आप लोगों को जो भी आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हो तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड अपडेट करने पड़ेंगे, लेकिन इस आशी ट्रेडिंग कंपनी जिसने कि ये जो ड्रग्स थी हीरोइन, ये जो है इंपोर्ट करी थी। इंपोर्ट कैसे करी थी, ये टाल्क के नाम से, टाल्क जैसे वो पाउडर होता ना अपना जो ये खुशबू वाला, ठीक, तो उसके टाल्क पाउडर के नाम पे जो है इसको इंपोर्ट कर लिया था हीरोइन को। ठीक है, तो और कोई भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाले कोड अपडेट नहीं किए थे, अगर ये अपडेट कर देता तो पहले पकड़ जाता, लेकिन ये किया नहीं था, तो इसकी वजह से हुआ। तो अब जो है गवर्नमेंट कह रही है कि सबको मैंडेटरी है कि करना ही करना है, ताकि इस तरीके की आशी ट्रेडिंग कंपनी टाइप की और भी जो लोग इस तरीके कुछ करना चाह रहे हैं वो भी जो है एक तरीके से फिल्टर आउट कर दिए जाए। ये चीज़ के लिए ये चीज़ हो रही है। गवर्नमेंट ने कहा है कि 6 अक्टूबर तक कर लेना है, सभी को ये निर्देश दिया है। ठीक, ये हीरोइन जो पकड़ी गई है 3000 मुंद्रा पोर्ट से, सॉरी महाराष्ट्र से नहीं, मुंद्रा पोर्ट से। मुंद्रा पोर्ट बताइए कौन से स्टेट में है, तो वहाँ से जो पकड़ी गई, ये जो जांच कर रहा था कौन, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, ये स्मगलिंग और इन सबको पकड़ता है। ठीक, इसके बारे में पढ़िएगा, बताइए कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, तो उसने पकड़ा इसे। ठीक, अच्छा, ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट को अपडेट करने की रिक्वायरमेंट जो होती है, ये ऑलरेडी DGFT जो डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड से इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो भी सारे प्रिंसिपल हो, गाइडलाइंस हो, निर्देश हो, इसने बोला था कि भैया अमेंड किया था IC रूल को, बोला कि सबको करना है अपडेट अप्रैल और जून में, लेकिन किया नहीं। ठीक, इस टाइप के लोगों ने, तो ये चीज़ है। और भी इस टाइप के कितने लोग हैं, तो जब ये अपडेट हो जाएगा तो पता चल जाएगा सारी चीज़ें। ठीक, ये है DGFT ने मैंडेटरी कर दिया है कोई भी फर्म जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहा है। ठीक, हाउ इज दिस मूव कनेक्टेड टू द हेरोइन सीजर ऑफ द मुंद्रा पोर्ट, यह कदम मुंद्रा बंदरगाह पर हेरोइन की बरामदगी से कैसे जुड़ा हुआ है। आशी ट्रेडिंग कंपनी ने सेमी प्रोसेस्ड टाल्क स्टोन बोला था इसे। ठीक, और इन्होंने जो है अपडेट किया नहीं था, अपडेट कर देते तो पकड़े जाते। ठीक, आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कोड को अपडेट नहीं किया तो इस कंपनी की डिटेल नहीं मिल पाई, कि इसके रिकॉर्ड्स नहीं मिल पाए, और कि कब इसने रजिस्टर किया है। अब रजिस्टर किया है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स पे, तो फिर उसके जो है कहाँ से उसके मतलब उसका एड्रेस क्या है, उसके बैंक अकाउंट क्या है, सारी डिटेल मिल जाती, लेकिन अभी नहीं मिल पा रही है। इसलिए जो है गवर्नमेंट ने कहा और भी ऐसे जो भी हो सबको जो है निकाल बाहर किया जाए एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए। अब जो लोग नहीं अपडेट करेंगे उनको हटा दिया जाएगा, फिर उनके खिलाफ जो है जांच चालू करी जाएगी। ठीक, आशी ट्रेडिंग कंपनी यहाँ पर इसका नाम था। ठीक, यहाँ पे इन्होंने कहा भी DGFT के एक ऑफिशियल ने कि हम पहले तो जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड नहीं करेगा डीएक्टिवेट उसको कर देंगे। 2005 से जिन्होंने अभी तक नहीं किया है उनको तो पहले करेंगे। ठीक,
डीजीएफटी क्या होता है ये समझ लीजिए। डीजीएफटी होता है डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। ये गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जो कि रिस्पॉन्सिबल है कि दिशा निर्देश क्या होंगे, सिद्धांत क्या होंगे इंडियन इंपोर्टर एक्सपोर्टर के लिए कंट्री के, उसको बताता है। 1991 से पहले डीजीएफटी का नाम था चीफ कंट्रोलर ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। ठीक, फंक्शन इसके क्या है आपका, इसके खुद के फंक्शन या फिर इसके रीजनल ऑफिसर्स जो हैं आपके। वैसे डीजीएफटी का मेन जो ऑफिस है वो तो दिल्ली में है, बाकी ऑफिस भाई इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो कई सारी जगह हो रहा है ना, तो मुंबई में भी होगा और भी रीजनल ऑफिस होंगे, क्षेत्रीय जो ऑफिस होते हैं कार्यालय। तो इनका मेन फंक्शन क्या है कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी जो है, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो है उसको कार्यान्वित कराना है विभिन्न स्कीमों के द्वारा, दिशा निर्देशक के द्वारा जो है पूरे कंट्री में। साथ ही साथ ये परमिट देते हैं और रेगुलेट करते हैं ट्रांजिट ऑफ गुड्स का फ्रॉम इंडिया और टू कंट्रीज एडजेसेंट टू इंडिया। माल के यानी कि गुड्स के पारागमन से संबंधित जो भी परमिट देने हैं या फिर रेगुलेट करता है ये ट्रांजिट ऑफ गुड्स को इंडिया से या फिर इंडिया के आसपास के देशों से जो आने वाले हैं, या फिर कोई भी बायलैटरल ट्रीटी है, जैसे मान लीजिए इंडिया और यूके के बीच में ट्रीटी है कि हम ये गुड्स जो है इंपोर्ट करेंगे एक्सपोर्ट करेंगे, तो उसको भी जो है मदद करता है कार्यान्वित होने में। परमिट तो यहीं देगा ना, ये चीज़ है। प्रमोट करता है ट्रेड को और नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ में, ठीक, व्यापार को बढ़ावा देता है अपने जो है पड़ोसी देश उनके साथ में। ग्रांट करता है एक्सपोर्टर इंपोर्टर कोड नंबर, ठीक, ये सबसे बड़ी बात है। आईसी नंबर जिसके ऊपर पूरी बात होती है, यूनिक 10 डिजिट का कोड होता है जो कि ट्रेडर और मैन्युफैक्चरर के को रिक्वायर होता है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने के लिए। आईसी कोड जो होते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड जो होते हैं, ये मैंडेटरी होते हैं, अनिवार्य होते हैं कोई भी किसी भी तरीके का इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए, का संचालन करने के लिए, ऑपरेशन करने के लिए। और ये कोड जो है कंपनी को मदद भी करता है कि अगर उनको कोई बेनिफिट मिलना है एक्सपोर्ट इंपोर्ट कोड का, तो वो भी इसी जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए कोई बेनिफिट मिलना है तो इसी कोड के जरिए मिल जाता है प्रमोशन काउंसिल के द्वारा, ठीक। और यहाँ पे ये परमिशन देता है फ्री एक्सपोर्ट के लिए भी, एक्सपोर्ट पॉलिसी शेड्यूल 2 के अंतर्गत जो दिया जा रहा है। और डीजीएफटी जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ड्यूटी एंटाइटलमेंट पासबुक स्कीम का, डीईपीवी रेट्स के लिए। और ये स्टैंडर्ड जो है सेट करता है, मानक सेट करता है इनपुट आउटपुट नॉर्म्स का, जो कि कंट्रोल किए जाते हैं डीजीएफटी के द्वारा। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट से पूरा इसका मेनली काम रहता है, ठीक। अगला जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड टॉपिक है, इकोनॉमी से रिलेटेड टॉपिक है, वो है हर्बिसाइड टॉलरेंट राइस वैरायटी। अब क्या होता है पूरी, जैसे कई, अच्छा पहले संदर्भ बता देता हूँ, ये वैरायटी किसने खोजी, किसने विकसित करी? इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने खोजी है, विकसित करी है। ये कंट्री का, भारत का पहला जो है नॉन जीएम यानी आनुवांशिक रूप से कोई भी इसमें मॉडिफिकेशन नहीं किया गया है, हर्बिसाइड टॉलरेंट राइस वैरायटी है। तो एक स्टेटमेंट यहाँ पे बन सकता है कि हर्बिसाइड राइस वैरायटी नई आई है, इसमें जेनेटिकल मॉडिफिकेशन किया गया नहीं किया गया है, ध्यान रखना, ठीक। और ये डायरेक्टली सीड किया जाता है, अप्रत्यक्ष रूप से बोया जा सकता है। इससे पानी की बचत होगी, लेबर की बचत होगी, जो कि कन्वेंशनल ट्रांसप्लांटिंग वाले मेथड में हमें, रोपाई वाली मेथड में हमें करनी पड़ती थी, पानी ज़्यादा लगता था, लेबर लगता था। लेकिन अब इसको प्रत्यक्ष रूप से आप सीड कर देंगे तो आप इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। अब मैं आपको समझाता हूँ होता क्या है। जैसे अच्छा, इन वैरायटी का नाम क्या है? पूसा बासमती 1979 और पूसा बासमती 1985, 1979 और 1985। इसमें एक म्यूटेटेड उत्परिवर्तित जो है एसीटोलैक्टेन सिंथेस जीन डाला गया है, जो कि इसको फार्मर अगर एमएस थाइपर स्प्रे कर दें, जो कि एक हर्बिसाइड होता है, तो जो है कोई इसके ऊपर दिक्कत नहीं आएगी। आप समझिए कैसे इसका प्रोसेस क्या होता है। अभी भारत में कैसे रोपाई किया जाता है, एक नर्सरी बनाई जाती है, उसमें धान की जो है, जो जिसको पैडी बोलते हैं इंग्लिश में, उसकी जो है लैया तैयार की जाती है। हम लोग के गांव की भाषा में जो है ये बोलते हैं, लैया बोलते हैं। उसमें छोटे छोटे पेड़ जो है कई सारे नर्सरी बना ली जाएगी और कई सारे इसको उगा के जो है पानी नहीं भर के, और इसी में यहाँ पे जो है अपना तैयार करने के बाद इसमें लगता है कुछ टाइम, और फिर उसके बाद आपका जो यहाँ से उठा के इसमें बंडल वंडल सा बना लेते हैं,
ठीक। और उसके बाद फिर अलग जहाँ पे वाकई में जो बोया जाना है इसे, फिर ये बोया जाता। तो यहाँ पे बोने के बाद उठाना और इसमें फिर पानी लगाना, क्योंकि वाटर उससे भरा रखना पड़ता है इसे। और फिर यहाँ पे जब लाते हैं तो फिर यहाँ पे ऐसे अलग दूर दूर लगाएंगे, ठीक, जहाँ पे फाइनली जो है इसको धान को उगाना है। तो यहाँ से फिर से करेंगे, इसमें टाइम भी जाता है, पानी भी ज़्यादा लगता है, लेबर भी तो चाहिए ना उठा के यहाँ लगाने के लिए। तो ये काफ़ी ज़्यादा इसमें दिक्कत होती थी, ठीक। अब इसमें हर्बिसाइड जब पहले इसमें डाला आता था तो यहाँ पे जो है अगर छोटे पर तो ये मर जाता था। अब यहाँ पे जो है डाला आता था तो मतलब बच जाता है, ये इमेज हाइपर जो नाम से है। तो ये वाली चीज़ है। और इसमें पानी भर के रखते हैं, इसमें भी पानी भी जो एक तरीके का है, अगर कभी पूछ ले क्वेश्चन में, तो वो भी एक नेचुरल हर्बिसाइड है जो कि और भी वीड्स को नहीं उगने देता है। तो पानी इसमें भर के रखना पड़ता है। और इसमें वैसे इस वाले टॉपिक में नहीं लिखा हुआ, लेकिन पानी भर के रखने की वजह से भी, और जो है यहाँ पर ये देखा गया है कि इसमें भी मीथेन जो है उत्सर्जित होती, जो कि एक क्लाइमेट चेंज का बड़ा कारण है, ग्लोबल वार्मिंग का एक बड़ा कारण है, ठीक। और जो है पानी भरे रखने की वजह से खर्चा भी बहुत होता है, कई सारी सिंचाई करनी पड़ती हैं। अगर कोई जान रहा हो, गांव का मेरा कोई भाई बंधु दोस्त हो, तो उसको पता होगा इसमें नीचे से काई भी जमा देता है फार्मर। मचेटी नाम से एक आता है, एक वो आता है, उसका देहाती में हम लोग तो मचेटी बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है, काई की लेयर जम जाती नीचे, ऊपर ये धान ऐसे लगा रहता है। तो और कोई भी अनवांटेड प्लांट जो है हर्बिसाइड या फिर वीड नहीं उगता है, ठीक। तो ये सारा काम होता है, तब धान उगता है, उसमें टाइम भी ज़्यादा लगता है। तो अब लेकिन अब क्या होगा, अब ये अलग से नर्सरी लगाने की जरूरत नहीं है, यहीं पे ही इनको वो डायरेक्ट, कोई यहाँ से ट्रांसप्लांट करने की कोई एक्स्ट्रा लेबर नहीं, कोई पानी एक्स्ट्रा नहीं लगाना है, यहीं पे छिड़क दो ये इमेज आपका हर्बिसाइड, इमेज हाइपर, कोई दिक्कत नहीं होगी इन वैरायटी को, और यहीं उगा लो, कम समय में कम हो जाएंगी। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, भारत की पहली नॉन जेनेटिकली मॉडिफाइड है, ये जरूर ध्यान रखना, ठीक है। और इसमें वही सारी बातें हैं कि पहले एक जगह नर्सरी बनाई जाती है, फिर वहाँ से अपरूट निकाल के 25 से 35 दिन के बाद फिर जो मेन फील्ड है वहाँ डाली जाती है। और ये इमेज हाइपर जो कि हर्बिसाइड होता है, ये सेजवीड, ब्रॉड लीफ ग्रासी, इन सबको निकलने से रोकता है। तो इसको वैसे जो नॉर्मल पैडी उसके ऊपर नहीं यूज़ कर सकते, नहीं तो ये उसको भी मार देता था। पैडी जो मतलब आपकी मेन खेती है, फसल है, उसको ही मार देगा, तो क्या फ़ायदा हुआ ऐसे डालने का। जो नई दो वैरायटी है इसमें ALS जो मैंने वो ऊपर बताया था, उसके होने की वजह से, इसकी DNA सीक्वेंस में होने की वजह से इसने जो है केमिकल म्यूटेशन हुआ है, और इसके बाद जो है इसके ऊपर कोई भी दिक्कत नहीं आती, आराम से अपना जी जाता है ये, ठीक है। और बाकी जो वीड होते हैं वो लेके मर जाते हैं। तो टॉलरेंट एप्लीकेशन हो गया है आपका हर्बिसाइड का, और ये सिर्फ वीड को ख़त्म करता है। पैडी ट्रांसप्लांटेशन जो रुपाई वाला मेथड है, वो लेबर और वाटर इंटेंसिव है, बहुत ज़्यादा इसमें जो है श्रम लगता है, जल का गहन होता है। और इसमें वही है, पहले उसको बनाते हैं, फिर टिल किया जाता है स्टैंडिंग वाटर में, पहले 3 हफ्ते उसको वहीं रखते हैं, 25 से 35 दिन जो बताया गया है। फिर उसमें जो है इरीगेट कई बार करना पड़ता है, वो सारी चीज़ें जैसे मैंने आपको पहले बताया वैसे ही है यहाँ पर, ठीक। डायरेक्ट सीडिंग वही है कि आप यहाँ पर डायरेक्ट निकालो, और करंटली बेस्ड ऑन 2 हर्बिसाइड आप डायरेक्ट कल्टिवेशन आप कर सकते हो, ठीक। अब जब डायरेक्ट कल्टीवेशन करोगे सीड का, तो 2 आप हर्बिसाइड डालोगे, पेंडीमेथिलिन और बाइस्पाइरिबैक सोडियम, ठीक। और ये 32 घंटे में सोइंग के लगा दो, 18 से 20 दिन में ये लगा दो। मतलब जो पैडी है, जो धान है, वो नहीं मरेगा, बाकी जो अनवांटेड वीड है वो ख़त्म हो जाएंगे। और DSR में ये है कि प्री जर्मिनेटेड जो सीड होती हैं उनको डायरेक्टली ड्रिल कर दो, और कोई दिक्कत नहीं है, जितना पानी वानी जो है कम लगेगा इसमें, और सारे जो है लेबर भी वो भी कम लगेगा। रुपाई और DSR यानी कि डायरेक्ट जो आपका ये मेथड है, सोइंग मेथड है, इसमें अंतर क्या है? 30 सिंचाई कम लगेंगी, कम मतलब आप ये समझ लो, जब पैडी ट्रांसप्लांटेशन के रुपाई वाले तरीके से किया जाता था तो 30 सिंचाई लगती थी। 1 लाख लीटर वाटर होता है, 5 हेक्टेयर सेंटीमीटर वाटर, 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर जो है आपका 1 लाख लीटर के बराबर होता है, ठीक। तो पडलिंग करने में करीबन 15 यानी 15 लाख लीटर लगाया जाता है। तो इसी को अगर आप लोगों ने पीछे से तैयारी करते हैं, लेकिन चलिए बता देता हूँ, इसी को बोलते थे वाटर एक्सपोर्ट। किसी ने सुना है नाम वाटर एक्सपोर्ट? क्योंकि जो धान हम लोग उगाते हैं, राइस बनता है जिससे,
तो वो धान राइस में हम पानी ज़्यादा सिंचाई करते हैं। तो इस तरीके से ये आपका इकोनॉमिक सर्वे जो हमारा आता है, आर्थिक सर्वेक्षण, उसमें बोला गया था, ये टर्म यूज़ किया गया था कि भारत वाटर एक्सपोर्ट करता है। जो राइस हम एक्सपोर्ट करते हैं देशों में, तो वाटर एक्सपोर्ट ही होता है क्योंकि ज़्यादा वाटर लगता है। चाइना में हमसे जो है करीबन आधे से भी कम पानी लगता है। तो अब जो है अब हम भी कर सकेंगे ये काम, ठीक। तो ये कई जो है फैक्टर हैं आपके, एक क्लाइमेट वाला आर्थिक सर्वेक्षण, ये वैल्यू एडिशन पॉइंट है। हो सकता है कि वो ना पूछे और ये वाली चीज़ पूछ ले, वाटर एक्सपोर्ट क्या है। तो अगर आपने ये वैल्यू एडिशन पॉइंट यहाँ पढ़ा, सुना मेरे से और नहीं लिखा, भूल गए, तो फिर आपकी गलती है, ये चीज़ है, ठीक। अभी जब एग्ज़ाम आएगा, अभी आप देखना, जो मैं वैल्यू एडिशन ये सारी चीज़ें बताता हूँ, यहीं आपके वहाँ पर डायरेक्टली पूछी जाएगी। तब आपको, अगर आपने अच्छे रिवीजन किया होगा तभी आपको फ़ायदा होगा, ठीक। तो जो डायरेक्ट ये सोइंग मेथड है राइस वाला, इसमें 30% तक कम पैसा लगेगा, कम पानी लगेगा, 3,000 रुपये प्रति एकड़ की जो है बचत होगी लेबर चार्ज पर, और 10 से 15 दिन का समय भी कम लगेगा, जो कि बहुत बड़ी उपलब्धि है, ठीक। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है नासा का लैंडसैट 9 उपग्रह। ये नासा का है और ये अभी इसको लॉन्च किया गया 27 सितंबर को वेंडनबर्ग स्पेस फोर्स बेस कैलिफोर्निया से। ये अर्थ मॉनिटरिंग सैटेलाइट है, ठीक, अर्थ को मॉनिटर करता है। और सबसे पहला जो लैंडसैट सैटेलाइट भेजा गया था 1972 में भेजा गया था, हमारे प्लेनेट को देखने के लिए, उसकी इमेजेस लेने के लिए, खींचने के लिए। और अब काफ़ी 2008 में जो है ये डिसाइड किया गया कि जो भी इमेजेस और ये सब ली आती हैं इस लैंडसैट, जो कि नासा का सैटेलाइट है, उपग्रह है, उसको फ्री कर दो, पब्लिकली अवेलेबल कर दो। जो फार्मर, पॉलिसी एनालिसिस्ट और जो भी हैं भूकंप विज्ञानी, वो सब लोग इसका उपयोग कर सके नीति बनाने के लिए। लैंडसैट इमेजेस जो हैं वो स्टडी करता है कि क्या हेल्थ चल रही है भैया, वन की, फॉरेस्ट की, कोरल रीफ की क्या हेल्थ है, मॉनिटर करता है वाटर क्वालिटी कैसी चल रही है, और क्लाइमेट चेंज से संबंधित भी है, मेल्टिंग ग्लेशियर्स को भी देखरेख करता है। अब जो नया लैंडसैट 9 है, ये 2013 में जो उससे पहले लॉन्च किया गया था लैंडसैट 8, इसके साथ में काम करेगा। और 8 लगते हैं लैंडसैट 9 को पूरे अर्थ को कैप्चर करने के लिए। 8 दिन में पूरा अर्थ जो है कैप्चर कर लेता है। लैंडसैट 9 में काफ़ी ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट सिमिलर, लेकिन टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस हो गई है अगर आप 8 के कंपैरिजन में रखें। अब ये ज़्यादा कलर शेड को जो है देख पाता है, समझ पाता है, ज़्यादा डेप्थ में जो है इसकी एनालिसिस कर पाता है, और साइंटिस्ट ज़्यादा से ज़्यादा जो है हमारी जो चेंजेस हो रहे हैं प्लेनेट में उसको समझ पाते हैं, उसका विश्लेषण, एनालिसिस कर पाते हैं। इसके ऊपर जो इंस्ट्रूमेंट हैं लैंडसैट 9 में, वो 2 इंस्ट्रूमेंट मेनली इसमें बताए गए हैं, ऑपरेशनल लैंड इमेजर 2 और थर्मल इंफ्रारेड सेंसर 2, ठीक। ये डिफरेंट जो वेवलेंथ होती है हमारी जो है प्रकाश की, विभिन्न तरंग दैर्ध्य को जो है मापेंगे, ठीक। तो ओली 2 जो था, ऑपरेशन लैंड इमेजर 2 जो था, वो ये कैप्चर करता है कि जो सनलाइट अर्थ के ऊपर आती है और रिफ्लेक्ट होती है, आपकी जो है परावर्तित होती है, उसको जो है स्टडी करता है। उसमें विजुअल लाइट होती है, इंफ्रारेड लाइट होती है, शॉर्ट वेव इंफ्रारेड पोर्शन होता है, उनको स्टडी करता है कौन, ओली 2, और उससे जो है फिर निकालता है, एनालिसिस करता है, ठीक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम यानी कि विद्युत चुंबकीय जो स्पेक्ट्रम है उसको जरूर पढ़ लीजिए। विजुअल लाइट कहाँ पे आती है, माइक्रोवेव कहाँ पे आती है, वो हो सकता है पूछे। कई बार मैं बोल चुका हूँ, कई बार पढ़ा भी चुका हूँ, इसको जरूर याद रख लेना, एक बार फिर से रिवाइज कर लेना। थर्मल इंफ्रारेड सेंसर जो होता है, ये 4 एलिमेंट रिफ्रैक्टिव टेलीस्कोप होता है, अपवर्तक जो है दूरबीन होती है। ये फोटो सेंसिटिव डिटेक्टर होता है, प्रकाश संवेदनशील डिटेक्टर होता है। इसमें कैप्चर करता है थर्मल रेडिएशन, मतलब कि जो अर्थ का जो सतह है, मान लीजिए कोई ठंडा है तो उसका अलग जो है वो रेडिएशन फोटोसिंथेसिस होगा, कोई गर्म जगह है तो उसका अलग जो है विकिरण होगा, ये आपका होगा रिफ्रैक्टिव टेलीस्कोप के लिए। इसको इंफ्रारेड जो सेंसर है वो कैच करेगा, सरफेस के टेम्परेचर के हिसाब से अलग अलग कैच करता है ये, ठीक। तो मान लीजिए ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं, तो वहाँ पे अगर गर्मी ज़्यादा बनी हुई है तो उसे आज बता सकेगा भैया कि ये और मेल्ट होता जाएगा, समझ लो ना। इस तरीके से एनालिसिस करी जाती है। उपग्रह जलवायु परिवर्तन की निगरानी में कैसे मदद करेगा क्लाइमेट चेंज में। फॉरेस्ट, अगर सूखा पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, वाइल्ड फायर, ठीक है ना,
आपका वनों की जो है दनावल जो है उसको बात है, कहीं पे स्मोक मतलब धुआं निकल रहा है तो उसको बता पाएगा कि भैया रोको, कैसे क्या क्या रोकना है, कहाँ पे रीप्लांटिंग करनी है वो भी बता सकता है, ठीक, क्योंकि सेंस कर लेता ना, इमेज खींच रहा है आपकी अर्थ की। और जो वाटर बॉडीज हैं वो कितना हार्मफुल, उसमें एल्गल ब्लूम आ गया, शैवाल आ गया है, नहीं आया या फिर आ सकता है, ठीक, तो इन सबको बताएगा। लैंड लेक का रिक्रिएशन मैनेजर ब्लूम इन सबको जो है देख के मदद करेगा कि भैया जो है लग जाओ काम पे, ठीक। और जो ग्लेशियर मेल्टिंग आइस शीट है, अंटार्कटिक हो आर्कटिक हो सब जगह बताएगा और ट्रैक करेगा कि क्रैक क्रैक कहाँ पे पड़ रहा है भैया ग्लेशियर में, कहाँ से अलग होने वाला, ये सारी चीज़ें भी बताता है लैंडसैट 9 जो कि नासा का उपग्रह है, ये ध्यान रखना, ठीक। और आगे हम अपने फेवरेट सेक्शन पे जिसका नाम है कौन बनेगा आईएएस से, इसमें किस तरीके से प्रीलिम्स क्वेश्चन हमें जो है सॉल्व करने चाहिए उस पर हम लोग ध्यान देते हैं। देखिए भगत सिंह से संबंधित क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और काफ़ी ज़्यादा उत्साह भी भर देता है भगत सिंह जैसे नाम जब सामने आते हैं तो। भगत सिंह जी बॉर्न हुए थे, इनका जन्म हुआ था 1907 में लैलपुर डिस्ट्रिक्ट में जो कि अब पाकिस्तान में है, और ये सिख फैमिली में ग्रू हुए थे। पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ जो है जहाँ पे ज़्यादा थी बढ़िया से। और भगत सिंह बीके दत्त ने जो है बम फेंका था आपका 8 अप्रैल 1929 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में, ठीक है ना, केंद्रीय विधानसभा में। और लेकिन वो मतलब हार्मलेस था बम, खाली उन्होंने कहा था कि बहरों को सुनाने के लिए हमने फेंका गया है ये। और इन प्रोटेस्ट मतलब 2 ऐसे जो है लॉ पास किए गए थे, दमनकारी विधेयक थे, रिप्रेसिव विधेयक थे, पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल, इसके अगेंस्ट में बेचे थे। क्या ये सही है, मतलब ये फेंका था बम, क्या सही है कि गलत है बताइए। और जो है इसमें 30 सितंबर को बर्थ एनिवर्सरी होती है भगत सिंह जी की, तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? 30 सितंबर वाला गलत है, एक्चुअली 28 सितंबर को इनका बर्थडे होता है भगत सिंह जी का। तो और इनको शहीद आजम भी बोलते हैं कि नहीं बोलते बताइए। तो यहाँ पे तीसरा स्टेटमेंट गलत हो गया, ट्रू पूछा गया है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा, ठीक। ये देखिए कितनी खूबसूरत इनकी पिक्चर्स भी हैं। 28 सितंबर को बर्थ एनिवर्सरी होती है भगत सिंह को जो है, हालांकि ये पकड़े गए थे बम फेंकने के लिए, हार्मलेस जो बम था केंद्रीय विधानसभा में, लेकिन इनको फांसी की सजा जेपी सॉन्डर्स को मारने के लिए दी गई थी लाहौर कॉन्स्पिरेसी में, ठीक। 23 मार्च 1931 को जो है इनको फांसी की सजा दी गई थी सुखदेव और राजगुरु के द्वारा। अच्छा, जेपी सॉन्डर्स को उन्होंने मारा क्यों था, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लाला लाजपत राय जो साइमन गो बैक 1928 में, साइमन गो बैक की जब बात हो रही थी, साइमन क्या करने आया था भारत में, ठीक, बताइए कमेंट करके। तो उसमें जो है लाला लाजपत राय को जो है डंडों से काफ़ी पिटाई कर दी थी जेपी सॉन्डर्स ने, तो जो है उनकी डेथ हो गई थी लाला लाजपत राय जी की, तो उसका जो बदला लेने के लिए उन्होंने खत्म किया था जेपी सॉन्डर्स को। अगला जो हमारा क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्योग्राफी से संबंधित भी है ये और करंट अफेयर से भी। जोजिला टनल से संबंधित कौन से स्टेटमेंट ट्रू है पूछे गए। देखिए ये कनेक्ट करेगा श्रीनगर द्रास कारगिल ले को टनल के जरिए जोजिला पास के थ्रू जो बना हुआ। अच्छा, पास क्या होता है, दर्रा क्या होता है पता है आपको? जैसे ये मान लीजिए कोई पहाड़ है, तो वहां से जो ये बीच का ये जो नीचे वाला जो हिस्सा होता है ना, इसको पास बोलते हैं। इसी तरीके से खाइबर पास है। खाइबर पास क्यों इंपॉर्टेंट है? जितने भी लोग, जितने भी ये भारत में आए आपके उत्तर पश्चिमी एरिया से, सब ज़्यादातर खाइबर पास से ही आए थे, ठीक। अफगानिस्तानी हो, लूटपाट करने जो भी आए, ठीक, तो ये सब इसी पास के थ्रू आए थे। यहाँ पे हालांकि हम बात कर रहे हैं जोजिला पास के। सारे दर्रों की बात जो है जरूर पढ़ लीजिएगा, दर्रों को पूछता है, ठीक। तो जोजिला टनल बनाई गई जोजिला पास पर, श्रीनगर द्रास कारगिल लेह को जोड़ेगा। क्या सही स्टेटमेंट गलत है बताइए। और 434 किलोमीटर लंबा जो श्रीनगर कारगिल लेह का सेक्शन है नेशनल हाईवे 1 पर, अब उसको जो है यहाँ पर ये फ्री कर देगा अवलांच, जो हिमस्खलन होता है। सेफ्टी रिड्यूस, ट्रेवल टाइम भी अब जो है 3 घंटे की जो जर्नी होती थी 15 मिनट में निपट जाएगी इस टनल के जरिए। तो काफ़ी बड़ी उपलब्धता है। क्या स्टेटमेंट सही है कि गलत है बताइए। और ये लोकेटेड है आपका 11,500 फीट अबव सी लेवल, ठीक। और जो है हर मौसम में जोजिला टनल से आप जा सकते हैं। ये करीबन 15 किलोमीटर लंबा है। तो यहाँ पे देखिए सारे स्टेटमेंट एकदम सही है। और जोजिला पास जो टनल है, इसको इंफ्रास्ट्रक्चर का एक मतलब शोपी बहुत अच्छा एक मार्वल है। कश्मीर और लद्दाख को जोड़ने के लिए रिपब्लिक डे जो 2024 का होगा उससे पहले इसको ख़त्म करने की
जो है भरपूर कोशिश करी जा रही है। अब ध्यान से देखना, देखिए इस मैप का ये लद्दाख है, ये जम्मू एंड कश्मीर, दोनों यूनियन टेरिटरी, उसका ये हिस्सा जो हम लोग देख रहे हैं, ठीक, ये जो पूरा ये बना हुआ है 14.15 किलोमीटर लंबा ये जोजिला टनल है। पहले देखिए यहाँ से ये NH1 जा रही है, ठीक, NH1 जा रही है। अब ये पूरा यहाँ पे ऐसे दिखाया गया, इसका जो ये हिस्सा है यहाँ पे ये अभी रूट ऐसे है, ठीक, लेकिन जोजिला टनल बन जाएगी तो यहाँ पर जाइए 15 किलोमीटर में ही ये हो जाएगा, 15 मिनट में रास्ता ये हो जाएगा। पहले 3 घंटे लगते थे, ठीक। जोजिला पास है यहाँ पर ये, ठीक, तो ये टनल के जरिए बना दिया जाएगा। और दूसरा जो है इस वाले एरिया में जो है ये दूसरा यहाँ पे दिखा रहे हैं, कंगन से ये सोनमर्ग जो जाता है रास्ता, यहाँ पर मोर टनल बन रही है, जेड मोर टनल बन रहा है, जी मोर विट इसको बोल देते हैं, 6.5 किलोमीटर का है। अगर ये नहीं पूछे हो सकता है ये पूछ ले, इसलिए जो है दोनों चीज़ें पढ़ना जरूरी है। और ये जो पूरी ये जो जा रही है ये पूरी NH1 का हिस्सा है, श्रीनगर से द्रास और कारगिल। द्रास में बड़ी ठंड हो जाती है भाई। तो ये चीज़ें इसी के साथ में आज का सेशन हम लोग खत्म होता है। अगर आप लोग को पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक बटन तोड़िए और ज़्यादा ज़्यादा लोगों को जोड़िए, शेयर और सब्सक्राइब कराकर। तो चलिए कल फिर से मुलाकात होगी सुबह 10 बजे, तब तक के लिए आप लोग से लेते हैं अलविदा। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है, वंदे वंदे मातरम।